जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। और आपका जो ये YouTube चैनल है वह दिन ब दिन आपके सपोर्ट से एक अच्छा हिस्सा या फिर एक बृहद पैमाने पे जो कि एक विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग लगभग 1 घंटा का भी सेशन नहीं होता है, लगभग 50 से 52 या 55 मिनट का सेशन होता है। उसमें से हम लोग अधिक से अधिक कंटेंट को जो है कि कवर करते हैं और आपको रिकॉल करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आगे आने वाले जितने भी परीक्षा हैं, अभी झारखंड एसएससी का एग्जाम होने वाला है सबसे पहले, तो झारखंड एसएससी में आप लोग साइंस आराम से कवर हो रहा है। आपका जो है कि क्या कहते हैं, उसके बाद आपका साइंस हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद जीके हो गया, और आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मुद्दा है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार बनकर मेहनत की, जिस तरह कर रहे हैं आप लगातार बनकर कीजिए। वहीं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम भी होने वाला है, आप लोग नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा। फिर आपका बिहार सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, बिहार इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, और आपका बिहार दरोगा का भी वैकेंसी लगभग आपका 2000 प्लस आने वाला है। 3000 भी हो सकता है, लेकिन 2000 तो कम से कम आएगा ही। वहीं आपका एनटीपीसी ग्रुप डी फिर आपका दोनों आने वाला है, अपकमिंग वैकेंसी है, और एनटीपीसी अब फॉर्म भी 14 तारीख से डलाना स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए। और रात में 10 बजे हम लोग कौशल जी के जीएस स्टडी ग्रुप पे हम लोग टेलीग्राम पे जो है कि हम लोग क्यूज करते हैं, और क्यूज जो क्वेश्चन का जो लेवल है वह लेवल आपको ग्रुप डी से लेके आपको रेलवे का सभी एग्जाम, और फिर आपको जो बिहार के अंदर या यूपी के अंदर जो थोड़ा अच्छा ढंग का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी लेवल का हो या आपका सेंट्रल लेवल पे सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल या एमटीएस या स्टेनोग्राफर, जिस भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। और जो बड़े बड़े कोचिंग में आप लोग जो है कि पैसा उतना इफर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल से जो है कि आराम से अपना तैयारी को मजबूत करके और आप अच्छे अच्छे एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और जो छात्र बिहार के अंदर संबंध रखते हैं, बिहार के अंदर जैसे कि भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, आपका लखीसराय हो गया, ये सब का जो एरिया से संबंध रखते होंगे या जहां भी, तो अगर उनको लग रहा होगा कि अगर हमको बेहतर तैयारी करना है, मेरे निगरानी में रह के अगर आपको बेहतर तैयारी करना है, अच्छा से अच्छा स्टूडेंट बनना है और ज़िंदगी में मिला है, तो एक बार आप लोग जी भर के मेहनत कीजिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी करने का आदमी बहुत तैयारी करता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कारण यही कि उसको अच्छा ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको एक सिलेक्टेड आदमी होने के नाते बस आप इतना सा मेरा बात अगर मान लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग जो है कि लगभग एक भागलपुर या सुल्तानगंज या मुंगेर के आसपास जो है कि एक पढ़ाई का माहौल बनाकर वहाँ पर जो है कि हम लोग लाइब्रेरी के तहत और ग्रुप डिस्कशन करवा के वहाँ पर जो है कि सेट प्रैक्टिस करके जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पर जो है कि बहुत सारे छात्र का एक ग्रुप बना के जो है कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, वहाँ पर खुद का मेरा लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ पर हम व्यवस्था बना रहे हैं धीरे धीरे। बस आप लोग का इसी तरह से अगर सपोर्ट रहेगा तो समझिए कि एक नई जरूर पहचान बिहार के अंदर जरूर बनाएंगे। क्योंकि हमें और आपके इस एक संबंध जो है एक बहुत अच्छा संबंध होता है। आपके बड़े भाई हमको मानिए या टीचर मानिए, और आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो समझिए कि आपको कभी गलत राह पे नहीं लेके जाएंगे। अगर गलत राह पे लेके जाएंगे तो समझिए कि ऊपर वाला कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। अगर एक स्टूडेंट के साथ अगर आदमी जो है कि उस तरह से करे, तो आप लोगों के लिए हम वैसा व्यवस्था बनाएंगे। आप लोग वहां पर आके जो है कि अपना तैयारी को अच्छे रूप दे सकते हैं। जहां भी आपके पढ़ाई में बाधा आ रहा होगा, उस बाधा को दूर करने के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़ा थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी से समय निकाल कर समझ सकते हैं कि लोग अपना घर परिवार से बात करता है या फिर उस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आपके लिए हम ड्यूटी करके उसके बाद आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। समझिए, इतना मेहनत करते हैं, अपने से टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेट करते हैं, बहुत प्रकार का हम बुक रखे हुए हैं, उससे एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक सही रहता है उसके लिए हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। तो आप लोग भी जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और समझिए कि इस बार अगर दुर्गा पूजा, छठ पूजा अगर अच्छा से आप नहीं मनाइए तो अगला बार आपका इतना अच्छा से मनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस एक बार सिलेक्शन ले लीजिए। तो चलिए, थोड़ा ज़्यादा हम कुछ बात कर लिए आपके साथ, लेकिन ये जरूरी था बात करना। ठीक है, और जब भी हम वहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, तो आप लोग
जो अच्छे तरीक़ा से मेरे 100% निगरानी में जो वो लाइब्रेरी रहेगा, वो जो है कि वहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से तैयारी करवाया जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, चाहे जो भी एग्जाम में आइए, लेकिन आपको वहाँ मेहनत करवा के हम जरूर सिलेक्शन दिवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन जो रहने वाला है वह पूर्णतः बिहार SSC, झारखंड SSC या फिर आपका SSC GD पर आधारित रहेगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। तो बताइए, ये आज का मोटिवेशनल क्वोट, आज का मोटिवेशनल क्वोट है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। समझिएगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसका मतलब यह है कि कोशिश शब्द जो है यह आदमी को जो है कि जमीन से जो है कि आसमान तक छुआ सकता है, बशर्ते इंसान अगर अपनी हिम्मत को नहीं हारे। तो इसीलिए आप जी जान लगा के आप मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है कि हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। तो एक बेहतरीन सेशन आप लोग के लिए हम ला रहे हैं, तो बस आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल आप लोग के लिए है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत डेट सहित कब किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है उज्ज्वला योजना जो है ना, वह भारत के अंदर में जो है कि जो गरीब से हो सकता है या BPL परिवार सब हो सकता है, उनके लिए जो है कि आपको गैस सिलेंडर का व्यवस्था करवाया गया है, या फिर LPG सिलेंडर का व्यवस्था खाना पीना के लिए बनवाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका शुरुआत 1 मई 2016 से नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, एक होता है प्रधानमंत्री उजाला, प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत LED वितरण करता है, ये बल्ब वाला, ठीक है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि इसमें गैस सिलेंडर का या LPG गैस का जो है कि वितरण किया जाता है। इसका शुरुआती डेट याद रखिएगा 1 मई 2016, 1 मई 2016, ठीक है। और 1 मई को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग क्या मनाते हैं, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि 1 मई और 1 जून, तो 1 मई को हम लोग श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? श्रमिक या फिर मजदूर दिवस। वहीं 1 जून को आपको बताए थे क्या, तो दूध पीने से जान आता है, यानी कि विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत कहां से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से। वहीं आपका काशी का बहन किसको कहा जाता है, तो गाजीपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ को कहते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए। और लखनऊ किस नदी किनारे है, तो भैया गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे, गोमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। वहीं आपका अगर बात करते हैं हम लोग, अगर हम बात करते हैं आपको कि नवाबों की नगरी भी कौन हो गया, लखनऊ। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक और शहर है आपका आगरा, आगरा को पेठा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेठा नगरी। पेठा नगरी जो होता है वह आगरा को कहते हैं। और पेठा हम लोग जैसे बिहार में उसको मुरब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरब्बा। देखते होंगे वो जो कि आपका बनता है मुरब्बा, व्हाइट व्हाइट जो मीठा लगता है खाने, जो ट्रेन पे भी बिकता है। तो याद रखिएगा कि मुरब्बा पेठा नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि आगरा को जानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि वो अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। वहीं आपका जो है कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद शहर है। कौन सा शहर है, मुरादाबाद। वहीं कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में हम बताएं, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था। और उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और संयुक्त प्रांत से ही सबसे अधिक संविधान सभा में सदस्य की संख्या थी। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में सबसे अधिक संख्या जो थी वह किस प्रांत से थी, याद रखिएगा आप लोग संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत को आज हम उत्तर प्रदेश या फिर यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग एक कैसी संस्था है, तो आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC उसको कहते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इसका स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर, UPSC का स्थापना ली आयोग के सिफारिश पर कब हुआ था, भैया 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। और याद रखिएगा, अगर खुद पूछता है कि ली आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो ली आयोग का स्थापना 1923 में, 1923 में। जितना बता रहे हैं आप सिर्फ याद करते चलिएगा, हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप याद करते चलिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको बस
एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा कि आपको कितना आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट टच हो रहा है एग्जाम में, बशर्ते आपको 100% हमको फॉलो करना होगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा प्रश्नल कि ली आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो ली आयोग 1923। और याद रखिएगा, ली आयोग के सिफारिश पर ही यूपीएससी का स्थापना 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। लेकिन यूपीएससी का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो आपको पता है कि 1926 से पहले जो आया होगा अधिनियम, उसी के तहत ना हुआ होगा, तो 1919 आया था। 1919 के बाद डायरेक्ट 1935 का अधिनियम आया, तो 1935 तो होगा ना, उससे पहले 1919 तो होगा ना। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, तो ली आयोग के सिफारिश पर। और याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा 1919 के अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और जब वह पारित हो रहा था तो उस समय जो सचिव थे भारत के, तो याद रखिएगा वो मॉन्टेग्यू थे। कौन थे? मॉन्टेग्यू। जैसे आपको पता है 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो पहला वाला जो नाम होता है, और 1919 को मॉन्टेग्यू कहते हैं, तो चेम्सफोर्ड कहते हैं, तो पहला वाला जो दोनों का नाम होता है वो सचिव था। कौन था? सचिव। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1909 का अधिनियम जब पारित किया जा रहा था उस समय भारत के सचिव कौन थे, तो पहला वाला नाम मार दीजिएगा, मार्लो। और बोलेगा 1909 के समय जो है कि वायसराय या फिर गवर्नर कौन थे, तो मारिएगा सेकंड वाला, चेम्सफोर्ड। क्या मारिएगा? चेम्सफोर्ड। और दोनों के द्वारा ही भारत में शासन प्रशासन किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर में पहली बार जो सचिव का पद आया था वो कब आया था, तो आपको पता है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सचिव के पद का सृजन किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जितना भी भार था या फिर उसको जो अधिकार दिया गया था, सभी ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। और वहीं से ही एक नया पद निकाला गया, सचिव का पद। कौन सा पद? सचिव का पद। तो भारत सचिव का पद 1858 में आया, लॉर्ड कैनिंग के काल में आया। और याद रखिएगा, तब से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक भारत के सचिव का पद रहा है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। वहीं 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, तो 1919 के समय मॉन्टेग्यू हो गया भारत का सचिव, और आपका उधर चेम्सफोर्ड हो गया, तो चेम्सफोर्ड हो गया उस समय भारत के वायसराय। कौन हो गया? भारत के वायसराय। ठीक है, भारत के वायसराय हो गया, याद रखिएगा। वहीं 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। और भारत में पहली बार महिलाओं ने 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में वोट दी। कब वोट दी? तो 1926 में वोट दी। कब वोट दी? याद रखिएगा, 1926 में वोट दी। वहीं आप लोग को बता दे कि 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार 1921 में, जो बोल रहे हैं याद रखिएगा भैया, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बस आप भरोसा रखिए। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है या रील्स हो गया है कि लग रहा है लड़का को कि जो वहां पर कंटेंट मिल रहा है वही एग्जाम में आएगा। आता है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये जो छोटा सा हम वीडियो दे रहे हैं बस आप इसको फॉलो कीजिए। अगर उस क्लास के बराबर अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है या एग्जाम के दृष्टिकोण से, तब आप कहिएगा। अगर कोई सीनियर लड़का आपके दोस्त होंगे तो आप पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में या झारखंड एसएससी में या फिर बिहार दरोगा में क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, आप एक दो वीडियो दिखा के नहीं, आप उनका कंटेंट दिखाइएगा। कुछ जो शॉर्ट नोट बना रहे होंगे वहां से आप दिखाइएगा, बोलेगा नहीं जो मिल रहा है बेस्ट मिल रहा है, बस आप भरोसा रखिए। ठीक है, और जो भी दे रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से। तो याद रखिएगा कि 1919 अधिनियम के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। किसका गठन? लोक लेखा। आप लोग नाम सुने होंगे, भारत के अंदर संसद में विभिन्न प्रकार के संसदीय समिति का गठन किया गया है, उसमें से लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण प्राक्कलन समिति है, ग्रंथालय समिति है, जो है कि आपका ग्रंथालय समिति के अलावा जो है कि और भी बहुत सारा समिति है। तो उसमें से आप लोग को पता है लोक लेखा समिति का जो गठन पहली बार किया गया था भारत में, वह 1919 अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। और प्राक्कलन समिति का स्थापना पक्का पक्की 1950 में। पौसे प्राक्कलन पौसे 50, पौसे प्राक्कलन पौसे 50, याद रखिएगा। और आपको पता है लोक लेखा समिति जो थे उनको क्या कार्यभार दिया जाता है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति का सबसे प्रमुख कार्य है कि भारत के अंदर में जो बजट पेश किया गया था, क्या हुआ बजट सही रूप में कार्य किया या नहीं किया। यानी अगर मान लीजिए भारत के वर्तमान में खेल मंत्री मनसुख मावड़िया है। कौन है? मनसुख मावड़िया। अब स्वास्थ्य मंत्री ने मार दीजिएगा मनसुख मावड़िया। अगर आपको स्वस्थ रहना यानी मन को सुख रखना है तो आपको अब खेल चाहिए। क्या चाहिए? खेल चाहिए। ठीक है,
है। आपको जो है कि अब स्वास्थ्य मंत्री अब जेपी नड्डा हो गए हैं, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। याद रखिए, यहाँ भी कंटेंट फंस रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बच्चा कहाँ फंसता है, तो हम लोग सबको लेके चलते हैं। आपको जुगाड़ देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कैसे याद होगा, और आपको जुगाड़ देते हैं खेल मंत्री कैसे याद होगा। तो हम लोग को याद रखना है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो भैया हमको खेल की आवश्यकता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, अगर आपको मन को सुख रखना है, किसको सुख रखना है, मन को, सॉरी, अगर आपको मन को सुख रखना है तो आपको खेल चाहिए, यानी मनसुख मांडविया खेल मंत्री। वहीं अगर बात करते हैं, अगर मेरा स्वास्थ्य सही रखना है हमको, तो हमको प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश। आपको पता है विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर को बहुत जो है कि लाभदायक होता है, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा तो हमारा हड्डी कमजोर हो जाएगा, और उससे जो है कि आपका विभिन्न प्रकार का बीमारी होता है। आपको पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा आप लोग, रिकेट्स बीमारी होता है, जिसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से, इसको हम लोग रिकेट्स भी कहते हैं। और याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से हड्डी में टिटेनी रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग। कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग। और ऑस्टियोमलेशिया रोग भी होता है। कौन सा रोग, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्टियोमलेशिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको हम 1000 बार बताए हैं कि हड्डी का जो अध्ययन कहलाता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो भैया ऑस्टियोलॉजी से समझ लेना है ऑस्टियोमलेशिया रोग किस अंग को, तो हड्डी को। और हड्डी में याद रखिएगा फास्फोरस 8%, कितना परसेंट, 8% याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम सेवक करता है। कौन करता है, ग्राम सेवक करता है। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम सेवक करता है। और प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं, याद रखिएगा हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। और पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची या फिर किस भाग में है, तो यह क्वेश्चन आप याद याद रखिएगा पंचायती राज दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन 24 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल होता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, मलेरिया दिवस मनाते हैं। वहीं 24 अप्रैल से एक दिन पहले 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 23 अप्रैल को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। और यह पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस इस बार यूपी पुलिस में पूछ लिया गया क्वेश्चन था कि प्रतिवर्ष पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल को। एक बार 22 अप्रैल सबको जो है कि हम रिकॉल करवाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 मार्च नहीं होगा, 22 मार्च हो जाएगा बिहार दिवस, ठीक है। और बिहार दिवस के दिन ही जल दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस, मलेरिया दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पंचायत का वर्णन किस भाग और किस अनुसूची में है, तो पंचायत का वर्णन आपको पता है कि भाग पूछेगा तो मारिएगा भाग 9, पक्का पक्की, भाग 9। भाग 9 में क्या है, तो याद रखिएगा पंचायत है। और भाग 9 के क में क्या है, तो 9 के क में नगर पालिका है। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज करते होंगे तो आप मेरा जुगाड़ समझिएगा या फिर माइंडसेट समझिएगा, तो आपके माइंड में बात बैठ जाएगा। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो आया है वो पंचायत के लिए आया है, और उसके बाद आपका 74वां संविधान संशोधन जो आया है वो नगर पालिका के लिए आया है। तो आप जुगाड़ जमा लीजिए वहां से, उसी तरह का अनुसूची में भी आपको क्लियर करेंगे 11-12 में, ठीक है। तो भाग में पूछेगा तो भाग 9 में सबसे पहले पंचायत मारिएगा, और 9 के क में उसके बाद वाला मारिएगा नगर पालिका, और 9 के ख में मारिएगा आप लोग सहकारी समिति या सहकारी संघ मारिएगा, राइट। वहीं आपका बात करते हैं पंचायती का वर्णन किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा अनुसूची 11 में है। वहीं नगर पालिका अनुसूची 12 में है। और यह दोनों जोड़ा गया है, यह संविधान संशोधन हुआ है। पहला वाला पंचायत हुआ है 73वां में, और नगर पालिका हुआ है 74वां में। और याद रखिएगा यह दोनों काम हुआ है उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव। और जैसे हम पीवी नरसिम्हा राव का नाम लेते हैं ना, तो एक पुस्तक आपके माइंड में अपडेट हो जाना चाहिए। इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है द इनसाइडर। कौन सा पुस्तक, द इनसाइडर। द इनसाइडर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप ये स्टेमिना लाइए कि हम एक क्वेश्चन से जो है इस तरह रिकॉल करके या लिंक करके 10 क्वेश्चन बोला जीके जीएस में अगर माइंड अपडेट कर लीजिएगा और मैथनिंग सही कर लीजिएगा, रिजल्ट कहीं नहीं रुक सकता है। बस खाली कंफ्यूजन दूर कीजिए आप माइंड का।
तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था पंचायती राज को लेकर, और आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था नगर पालिका को लेकर। नगर पालिका को दिए गए कुल कार्यों की संख्या कितनी है? तो नगर पालिका को 18 विषय, और पंचायत को याद रखिएगा, पंचायत इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है, गाँव सब ज़्यादा है पंचायत, तो उसको 29 विषय दिया है। और नगर पालिका जो होता है वह शहर के लिए होता है, तो नगर पालिका को कुल कितना विषय? तो 18 विषय दिया है, कम विषय दिया है। और याद रखिएगा नगर पालिका को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भाग। तो नगर पालिका को 3 भाग में जो बांट के पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा ब्रांच का नाम है नगर निगम। उसके बाद इसके बाद छोटा, उससे जो छोटा थोड़ा सा है उसका नाम है नगर परिषद, यानी छोटे शहर के लिए। और जो गांव से तब्दील या ग्राम से तब्दील होकर थोड़ा शहर की ओर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उसको नगर पंचायत का दर्जा देते हैं। किसको देते हैं? नगर पंचायत। देखिएगा, ग्राम पंचायत नगर पंचायत अंतर है। ग्राम पंचायत वो आपका पंचायती राज का चीज़ हो गया, और जो आपका ये हो गया आपका नगर पंचायत, ये हो गया आपका नगर पालिका का चीज़। देख रहे होंगे जो कि जैसे कि आपको पता है, जैसे हम लोग मुंगेर जिला के अंदर तारापुर अनुमंडल में आते हैं, तो तारापुर जो है वह पहले पंचायत हुआ करता था 2-3 साल पहले, लेकिन वर्तमान का अगर तारापुर जाइएगा तो वहाँ पर लिखा गया है बोर्ड लगा के बहुत बड़ा नगर निगम के द्वारा कि नगर पंचायत तारापुर में आपका स्वागत है, समझ सकते हैं। वहीं जब उससे आगे बढ़िएगा सुल्तानगंज, तो सुल्तानगंज में नगर परिषद है, उससे थोड़ा सा बड़ा शहर है, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा गया है नगर परिषद में आपका स्वागत है। वहीं जब वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, भागलपुर पहुँचिएगा, तो वहाँ पर लिखा गया है नगर निगम क्षेत्र भागलपुर में आपका स्वागत है। तो समझ सकते हैं, जो छोटा क्षेत्र होता है उसके लिए नगर पंचायत, उससे जो बड़ा होता है वो नगर परिषद, उससे भी बड़ा होता है नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम, याद रखिएगा। और नगर निगम का सबसे प्रमुख व्यक्ति या उसका मुखिया कौन होता है? तो महापौर होता है। क्या होता है? महापौर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? महापौर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज के अंतर्गत जो है कि आपको अगर पूछेगा अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा पंचायती राज का अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 में जो है कि आपका बहुत सारा अनुच्छेद है, उसमें से 2-3 हम महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 का बी पूछता है क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? तो याद रखिएगा उसमें आपका ग्राम सभा का वर्णन है। किसका वर्णन है? ग्राम सभा का वर्णन है। वहीं आपका 243 के सी में क्या है? तो 243 के सी यानी संरचना, ग्राम सभा का संरचना, ग्राम सभा का संरचना, याद रखिएगा 243 के सी संरचना, सी संरचना, सी संरचना। वहीं 243 का डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 243 का जो डी है, डी का कोड 4 होता है, और 4 से याद रखिएगा 4 अक्षर का एगो आता है शब्द, वही है 243 के डी में। तो याद रखिएगा आरक्षण। 243 के डी में क्या है? आरक्षण। 243 के डी में क्या? आरक्षण। तो शायद आपको 2 को याद हो गया होगा, सी संरचना, डी आरक्षण, डी आरक्षण, डी आरक्षण। और आपको पता है कि भारत के अंदर में पंचायती राज एवं नगर निगम या नगर पालिका के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3। कितना दिया गया है? 1/3 भाग आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, या फिर 33% का आरक्षण दिया गया है। यानी जितना भी पोस्ट का चुनाव होगा उसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। नगर निगम और नगर निगम और पंचायती राज दोनों में 33%। और याद रखिएगा, और कहा गया है कि अगर कोई राज्य अगर सोचे कि पंचायती राज में महिलाओं को और हम परसेंटेज बढ़ा के आरक्षण देंगे तो वो दे सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता है। तो भारत के अंदर में पहला राज्य अपना बिहार बना है जिन्होंने पंचायती राज के अंदर महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया है। कितना परसेंट? 50% तक का आरक्षण दिया है। अब आपको क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा, और आपको हम अनुच्छेद बताते हैं, याद रखिएगा। 243 का ई भी बता देते हैं। 243 के ई में याद रखिएगा कि पंचायती राज का कार्यकाल है। ई में कार्यकाल है, ई में क्या है? कार्यकाल है, ई में क्या है? कार्यकाल है। तो याद रखिएगा पंचायती राज का कार्यकाल जिस दिन सभी सदस्य शपथ लिए उसी दिन से 5 वर्ष जोड़ा जाता है। कितना वर्ष? 5 वर्ष। अगर भारत के अंदर में अगर भारत के अंदर में अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीत कर अगर वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो उसी दिन से उसका कार्यकाल 5 साल जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, आप लोग समझिएगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का जो है कि शपथ नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं 243 का आई में क्या है? तो 243 के आई में याद रखिएगा कि
ये पंचायती राज से संबंधित वित्त है, पंचायती राज से संबंधित वित्त है, यानी कि वित्त वगैरह जो है या फिर पंचायती राज वित्त विभाग जो है वह 243 के आई में है, 243 के आई में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं 243 का जिक्र हम बार बार करते हैं, 243 का जी, इस बार क्वेश्चन भी आया था, 243 का जी में है पंचायती राज को दी गई शक्ति। क्या है? दी गई शक्ति। आपको पता है जब आप शादी करके आते होंगे तो आपके बीवी जो के पास जो है कि आपका कमांड रहता होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप उनको थोड़ा इज्जत देते होंगे, ए जी ओ जी, यानी क्योंकि आपको डर लग रहा है कहीं हमको छोड़ के भाग नहीं जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप उनको जी करके पुकारते हैं नया में, क्योंकि काहे का आपको डर लगता है कि उसके पास शक्ति है, कहीं भी भाग नहीं जाए हमको छोड़ के। तो 243 के जी में जी, यानी आप सोचिएगा अंतरात्मा अंदर से जी, हम जी किसको बोलते हैं? अपने बीवी को बोलते हैं। इसका मतलब उसके पास शक्ति है, यानी कि 243 के जी में क्या है? शक्ति है। 243 के जी में क्या है? तो शक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं? शाबाश दुल्हा, यानी कि दुलहस्ती हो गया, आपका बगलिहार हो गया। ये सब किस नदी पे है? याद रखिएगा, चिनाब नदी पे है। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। बगलिहार, दुलहस्ती, ये सब किस नदी पे है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी का जो पुराना नाम था क्या था? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी था। क्या नाम था? अस्किनी था। और यही चिनाब नदी, याद रखिएगा, सिंधु नदी की कुल 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह चिनाब है। और चिनाब नदी पर ही जम्मू कश्मीर में भारत रेलवे के अंतर्गत सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि सिंधु नदी को जो है कि पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसको इंडस के नाम से, किस नाम से? इंडस के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। वहीं परुस्नी को रावी, परुस्नी को अभी क्या कहता है? रावी। परुस्नी क्या कहता है? रावी। सुतुद्रु को सतलज, सुतुद्रु को सतलज, सुतुद्रु को सतलज, सुतुद्रु को सतलज। कुभा को काबुल, कुभा को काबुल, कुभा को काबुल। वहीं भारत के अंदर में काबुल का मक्का किसे कहा जाता है? तो सूरत को। काबुल का मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर प्रथम लोकपाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश है जिन्होंने अपने यहाँ किसका नियुक्ति किया? तो याद रखिएगा, लोकपाल का नियुक्ति किया। और लोकपाल का नियुक्ति किस लिए होता है? तो भैया लोकपाल का नियुक्ति भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या उसको उजागर करने के लिए होता है। अर्थात स्कैंडाई देश या फिर स्वीडन देश के अंतर्गत पहली बार लोकपाल जो है कि 1809 ईस्वी में ही देखने के लिए मिला था, याद रखिएगा। और उसी के आधार पर भारत के अंदर में लोकपाल जो पहली बार बिल आया था हमारे संसद में, वो 1968 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो भारत के अंदर लोकपाल बिल पहली बार के.एम. मुंशी के द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा तक पारित हो पाया, राज्यसभा उसको पारित नहीं किया, इसीलिए वो अटक गया। और आगे चलकर 2013 जो बता रहे हैं, यह डेट याद रखिएगा, 2013 में जो है कि पहली बार लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित किया। और इसी के आधार पर आगे चल के अंतिम रूप से भारत के अंदर में 2019 में क्या तारीख को? 19 मार्च 2019 को जो है कि लोकपाल की नियुक्ति की गई। और भारत के जो पहले लोकपाल बने थे वो कौन बने थे? तो याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष बने थे। लेकिन वर्तमान समय में भैया लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में लोकपाल के अध्यक्ष, याद रखिएगा, अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। यानी याद रखिएगा, अगर कोई खाना के रूप में पैसा को खा रहा है तो कौन पकड़ेगा? लोकपाल पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? लोकपाल। यानी कि लोकपाल खाना के रूप में आपको पैसा को नहीं खाने देगा। वर्तमान समय में खानविलकर साहब इसके अध्यक्ष हैं। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले जो लोकपाल बने थे वो पीसी घोष बने थे या पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह कितना है? तो याद रखिएगा 45 साल। कितना साल? 45 साल। समझ सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब के बनने के लिए 35 साल है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष,
आपका लोकसभा सदस्य या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल और विधानसभा या मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 साल। लेकिन 30 साल होता है आपका राज्यसभा सदस्य और 30 साल होता है विधान परिषद सदस्य, याद रखिएगा। लेकिन लोकपाल बनने के लिए आपको 45 साल होना आवश्यक है। कितना साल? 45 साल के अगर होइएगा तभी आप लोकपाल बन सकते हैं। और याद रखिएगा कि 45 साल न्यूनतम एज और इसके रिटायरमेंट का एज है 70 वर्ष। कितना वर्ष है? 70 वर्ष है, याद रखिएगा। और कोई भी जो लोकपाल बनते हैं वो जो है कि कानून के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, तभी तो वो जो है कि झोलझाल जो व्यक्ति करता है उसको पकड़ लेता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि आपको कि राजा मिहिर भोज किस वंश से थे। तो राजा मिहिर भोज का जो संबंध था वह किससे था? याद रखिएगा आप लोग, प्रतिहार वंश से। किस वंश से? प्रतिहार वंश से। और सातवाहन वंश एक नाम सुने होंगे जो भारत के अंदर में शासन किए हैं। और आंध्र सातवाहन वंश जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी मत्स्य नगर था। कहाँ था? तो याद रखिएगा आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका पता है कि मत्स्य। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको कि भारत के अंदर में पहला वंश आंध्र सातवाहन वंश ही हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किया, याद रखिएगा। और सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन हुए हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, सैयद वंश का स्थापना किसने किया है? खिज्र खान ने। किसने किया है? खिज्र खान ने किया है, याद रखिएगा, सैयद वंश का स्थापना। और यही आपका सैयद वंश जो है भारत के अंदर में पहला अफगान राजवंश, सैयद वंश है। और सैयद वंश जो हुए हैं वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश में से, याद रखिएगा आपको, कि एक वंश कौन थे? तो सैयद वंश थे। वहीं अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में पहला वंश, तो याद रखिएगा गुलाम वंश। और अंतिम राजवंश जो था वह लोधी वंश था, याद रखिएगा। और लोधी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं कौन? तो आप लोग को पता है जिन्होंने आगरा शहर का भी स्थापना किया था, आप लोग को पता है सिकंदर लोधी। और यही सिकंदर लोधी के बारे में 1-2 क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर लोधी ने ही, याद रखिएगा, गुलरुखी लिपि में भाषा या कविता लिखते थे। गुलरुखी लिपि में कविता लिखने वाला शासक कौन था? याद रखिएगा सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने ही 1504 में भारत के आगरा शहर का स्थापना किया था। और सिकंदर लोधी का मृत्यु गले की बीमारी से हो गया था। किस बीमारी से? गले की बीमारी से सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा लगाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप लोग को पता है एमएसपी के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। किसके बारे में? एमएसपी के बारे में नाम सुने होंगे। तो याद रखिएगा एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। और ये इसको जो अनुशासित करता है या इसको जो लागू करता है वह करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि परमाणु बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। परमाणु बैटरी का आविष्कार मोसले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मोसले के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, तो मोसले के द्वारा दिया गया है। कब? तो 1913 में। और आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किस वर्ष दिया गया? तो 1913 में। और याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह, याद रखिएगा, परमाणु संख्या पर आधारित है। और पहले का जो आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने दिया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और चीन के बीच। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज की लड़ाई कब हुआ है? तो कन्नौज या बिलग्राम का जो लड़ाई हुआ है वह, याद रखिएगा, आपका 1540 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1540 में हुआ है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ जो है कि अब आगे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हम लोग बार बार क्वेश्चन को करते हैं, उसी को हम लोग जो है कि रिकॉल करते हैं, क्योंकि पीछे का पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्हें कि आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का छूट जा रहा है। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के, याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। यानी अगर समाजवाद को पूरी तरह से अगर लागू कर दिया जाए, अगर समाजवाद को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो भारत में समस्या का हल हो जाएगा। यह लखनऊ अधिवेशन 1936 में, वही भारत के अंदर में गांवों में आयोजित किया गया पहला अधिवेशन बताए थे आपको फैजपुर। क्या बताए थे? फैजपुर। और उसी में हम पिछला दिन क्लास में बताए थे कि उसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। किसको बढ़ावा? कृषि को बढ़ावा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और फैजपुर भैया कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। वहीं 1938 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो कहाँ में? तो याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। और याद रखिएगा त्रिपुरी नामक जगह कहाँ है? तो याद रखिएगा त्रिपुरी नामक जगह जो है वह मध्य प्रदेश में है। और उसके जस्ट अगले साल 1939 में भी जब आपका कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे वह भी सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। कहाँ से? तो हरिपुरा अधिवेशन से। और हरिपुरा कहाँ में है? तो गुजरात में। हरिपुरा कहाँ में है? तो गुजरात में। याद रखिएगा हरिपुरा में 4 अक्षर है और गुजरात में भी 4 अक्षर है। तो हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात में 1939 में। उससे पहले त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में हुआ था। कहाँ में? तो मध्य प्रदेश में। और दोनों में अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछेगा, आपको बता रहे हैं, आप याद करते चलिएगा, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पद पर से, तो तब अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखिएगा आपका राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। और आपका संविधान सभा में जो है कि संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। लेकिन संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ही भारत के संविधान में जो है कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था? तो आपको हम बताए होंगे कि नागपुर अधिवेशन जो है कि 1920 में जब हो रहा था नागपुर में, तो उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने यह आशा दिलाया था पूरे भारतीयों को कि आगे जब भारत आज़ाद होगा तो राज्य का जो गठन होगा वह भाषा के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। लेकिन यही बात जब भारत आज़ाद हो गया तो कांग्रेस जो है कि पलट गए इस बात से और बोलने लगे कि भारत का जो राज्य का गठन होगा वह भाषा के आधार पर ना होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पे होगा। किस आधार पे होगा? प्रशासनिक आधार पे होगा। और यही सब का विरोध करते हुए आप लोग को पता है विभिन्न प्रकार का समिति का गठन हुआ था। जैसे जेबीपी समिति का नाम सुने होंगे, जेबीपी समिति का नाम सुने होंगे, धर आयोग का नाम सुने होंगे। तो ये सब समिति जो बना था वो भाषा के आधार पर गठित करवाने के लिए बना था। लेकिन आगे चलकर आपको पता है आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति थे पोट्री श्रीरामल्लू। क्या नाम थे? पोट्री श्रीरामल्लू। उनके द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का आंध्र प्रदेश दिया जाए एक राज्य, तो उसी का जो है कि आमरण अनशन करते हुए उनका देहांत हो गया था। तब जाके जब माहौल पूरा गर्मा गया तब जाके जो है कि 1953 ईस्वी में पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश बना था। और इसी को पुनर्गठित करके 1956 में 1 नवंबर 1956 को जो है कि आंध्र प्रदेश को जो है कि अब भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ है। लेकिन पुनर्गठन शब्द का अगर प्रयोग कर देगा तो 1956 मारिएगा। क्या मारिएगा? 1956। और उसको उसमें किस व्यक्ति का निधन हो गया था आमरण अनशन करते करते? तो पोट्री श्रीरामल्लू। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 58 दिन का वो आमरण करते हुए भूखे प्यासे रह के जो है कि वो लड़ते रहे और अंततः उनका निधन हो गया। और तब जाके जो है कि आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ और पुनर्गठन 1956 में हुआ, याद रखिएगा। और आगे चलकर आंध्र प्रदेश से ही एक नया राज्य कौन सा बना? याद रखिएगा, तो वो तेलंगाना बना। कब बना? तो 2 जून 2014 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो शाह आयोग या फिर कृष्णन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? कृष्णन समिति। अभी देखिएगा हम बोल रहे थे शाह समिति, थोड़ा सा बोल रहे थे शाह, तो शाह समिति के आधार पर आपका गुजरात महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ है। किसका गठन? गुजरात महाराष्ट्र राज्य का गठन शाह समिति की सिफारिश पर। लेकिन आपका कृष्णन समिति की सिफारिश पर किसका गठन हुआ है? तो याद रखिएगा तेलंगाना का। वहीं
आपको बता दें कि बिहार से अलग होकर जो आपका झारखंड राज्य का स्थापना हुआ है वह साइमन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? तो साइमन समिति की सिफारिश पर हुआ है। कौन समिति की सिफारिश पर? साइमन समिति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर सिविल सेवा का सृजन या जनक जो कहता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि किस गवर्नर के समय सिविल सेवा की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिट्टन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लिट्टन के काल में किया गया था, याद रखिएगा। और लॉर्ड लिट्टन के काल में ही आपका 1878 में, लॉर्ड लिट्टन के काल में ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था, आप लोग को पता है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो भारतीय समाचार पत्रों या हिंदी समाचार पत्र पर पारित हुआ था कि सभी समाचार पत्र अंग्रेजी में छपेंगे, ना कि हिंदी में छपेंगे। ठीक है, आप लोग ये सब याद रखिएगा। और आपका एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र बनर्जी ने इसी चीज को कहा था यह वज्रपात के समान है। किसके समान है? वज्रपात के समान है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में आप लोग को पता है भू राजस्व की विभिन्न प्रकार की व्यवस्था अलग अलग जगह प्रचलित थी। तो उसमें से जजमानी नाम का व्यवस्था कहाँ प्रचलित था? तो जजमानी नाम का व्यवस्था उत्तर भारत में। किस भारत में? उत्तर भारत में। जैसे आपको पता है, अगर आप देखते होंगे कि जैसे हम लोग के गांव में क्या होता है, जो कि पूजा पाठ करवाते होंगे पंडित जी से, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग का 10, 15, 20 घर है तो एक अलग पंडित जी को हम लोग बुलाते हैं। वो फिक्स है कि अगर हम लोग के 10, 15, 20 घर में अगर पूजा होगा तो वही पंडित जी आएगा, वही पंडित जी आएगा। लेकिन अगर दूसरा टोला वाला बुलाता है तो वो कुछ अलग पंडित जी को बुलाता है। ठीक है, ये सबका बनाया हुआ रहता है फिक्स करके। उसी तरह जैसे आप देवघर जाते होंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको जो है कि पंडा जो पूजा करवाते होंगे, संकल्प वगैरह, वो फिक्स रहता है कि हम लोग का पूर्वज जो पूजा करवाता था वही पूर्वज हम लोग का नाम लिस्ट पूरा निकाल देगा। आपके दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये था, तो ये सब निकाल देता है। तो इसका मतलब है कि वो जो है कि वो लोग जो पंडित जी हैं हम लोग को जजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जजमान। जैसे आप एक वीडियो देखे होंगे पहले, कॉमेडी वीडियो, तो बोलते हैं कि जजमान बैठिए, तो वो भी बोलते हैं जजमान बैठिए, यानी वो उबला ओम नमः टड़ा वाला जो होता है उसमें। तो इसका मतलब है कि वो जो पंडित जी हैं जो इसके यहाँ पूजा करवाने आए हैं, तो वो उसको जजमान बोलते हैं। नहीं होता जजमान बैठिए, अब जो है कि पूजा स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसी तरह अंग्रेज के ज़माने में बहुत बड़े बड़े जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो भारत के अंदर में एक आध दो व्यक्ति को वो कंट्रोल करने के लिए या ज़मीन को देखने के लिए जजमान करते थे। और ये जजमान शब्द जो चलता है हम लोग के उत्तर भारत में सबसे अधिक चलता है, ये शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि जजमानी व्यवस्था, यह जजमान जो कहते थे वो उत्तर भारत में प्रचलित था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भू राजस्व व्यवस्था में जजमानी व्यवस्था जो प्रचलित था वो भारत के किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा उत्तर भारत में। कहाँ में था? उत्तर भारत में। देख रहे हैं कितना जुगाड़ करना पड़ता है क्वेश्चन के याद करने के लिए, तब जाके माइंड में फिट बैठता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको कि 12 बुलुट व्यवस्था जो था वह कहाँ प्रचलित था? तो महाराष्ट्र में। 12 बुलुट व्यवस्था कहाँ था? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारतीयों की किन उद्योग में प्रारंभ से ही सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? याद रखिएगा सूती कपड़ा उद्योग में। किसमें था? सूती कपड़ा उद्योग में था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। और अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, बंगाल में टेनेंसी एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? तो बंगाल में टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के काल में पारित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ अब सवाल करंट अफेयर से कर लेते हैं, जो कि हम लोग बहुत दिन से जो है कि नहीं कर रहे थे, वो उसको मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। बताइएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बना। और पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा ही पिछला साल अपने जन्म दिवस पे किया गया था 2023 में। और उनका जन्म दिवस आप लोग को पता है हम लोग कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी की जयंती हम लोग कब मनाते हैं, या उनका जन्म दिवस कब, क्या तारीख को मनाया जाता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया था, और कुल 18 कामगार के लिए। कितने कामगार के लिए? 18।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया। अभय हस्तम आपको हम बताए थे कि जैसे शरीर वगैरह या पैर वगैरह जब दर्द करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, तेल लगा के हंसते हैं, नहीं कहता है कि थोड़ा सा हंस देते हैं तो सही हो जाएगा। जैसे मम्मी लोग घर में तेल लगा के जो है कि आपका जब दौड़ उड़ के आते होंगे काम करके तो उसमें देखते होंगे आपको मम्मी जो है कि आपको तेल लगा के जो है कि हंस देते हैं। तो इसका मतलब क्या लगा के, तेल लगा के हंस देते हैं। तो याद रखिएगा अगर हस्तम योजना करके आएगा तो तेलंगाना मारिएगा। क्या मारिएगा, तेलंगाना मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन कि किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया। अर्जेंटीना ने अस्वीकृत कर दिया। कौन कर दिया, अर्जेंटीना। और ब्रिक्स में वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। आपको ब्रिक्स में तो पहले से 5 पता होगा, ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 4 जो नया बना है वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ईरान और यूएई यानी कि ब्रिक्स में कितना सदस्य देश वर्तमान में है, तो 5 4 9 है। पहले कितना था, पहले 5 था, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। और 2024 का जो ब्रिक्स का जो बैठक की अध्यक्षता किया है इस बार करने वाला कौन था, तो ब्राजील करने वाला था 2024 का। यानी कि बी देखिएगा, जैसे BRICS ये सीरियली ढंग से चलता है, ठीक है। पिछला साल जो 2023 में किया था ना तो एस वाला किया था, यानी साउथ अफ्रीका किया था। और जो लास्ट हो गया फिर से शुरुआत से यहाँ से करेगा बी वाला। तो फिर बी करता, फिर आर करेगा, आई करेगा, सी करेगा, एस करेगा। लेकिन क्या हुआ कि इस बार बी का पारी था, यानी ब्राजील का पारी था। लेकिन ब्राजील बोला कि भैया हमको एक एक साथ 2-2 काम मत दे दीजिए, हम 2 को नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि G20 का जो बैठक होने वाला है 2024 में वो जो है कि वो ब्राजील में ही ये होगा। तो ब्राजील में जो है कि G20 का भी करेगा उतना बड़ा, साथ ही साथ आप लोग को पता है कि इधर आपका ब्रिक्स वाला भी करेगा, तो वो हड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा काम। इसीलिए बोला नहीं हमको एक एक काम दीजिए। तो बोला G20 थोड़ा सा बड़ा टाइप का संस्था है, G20 का ही हम करते हैं। क्योंकि पिछला साल इंडिया किया था G20, पता है आपको, दिल्ली में 2023 का। लेकिन 2024 का याद रखिएगा बी वाला मना कर दिया। 24 का बी वाला करने वाला था, यानी कि ब्राजील करने वाला था। लेकिन ब्राजील क्या किया कि मना कर दिया, तो बोला कि अब अगला को ट्रांसफर कर दिए। तो बी के बाद कौन आता है, आर आता है। तो रसिया किया। कौन किया, रसिया। ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ, तो रसिया में हुआ। और अगला बार वाला कहाँ हुआ, तो इंडिया का पारी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा मिर्जापुर के पिंकी को। आगे बढ़ते हैं, MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया, VR कंबोज को। किसको दिया गया, VR कंबोज को। और 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किसको चुना गया, तो ओपेनहाइमर को। किसको चुना गया, तो ओपेनहाइमर को चुना गया। किसको चुना गया, ओपेनहाइमर को चुना गया, याद रखेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो है कि आपका ICC के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग को पता है कि ICC के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। कौन है ICC का अध्यक्ष, तो याद रखिएगा ग्रेग बर्कले हैं। लेकिन ICC का जो सचिव है, ICC का सचिव अब कौन बन गया है, तो याद रखिएगा ICC का सचिव जो बन गए हैं अब वो अमित शाह के जो बेटे थे जय शाह, अब वो वहां चले गए हैं, ठीक है। ICC के जाके सचिव बन गए हैं। पहले ये BCCI के सचिव हुआ करते थे, लेकिन अब वो ICC के सचिव हो गए हैं। कहां के सचिव हो गए हैं, तो ICC के सचिव हो गए हैं, याद रखिएगा। और उनका पद जो यहाँ पर इंडिया में जो खाली हुआ आपका BCCI का सचिव, वो दे दिया अब किसको, तो याद रखिएगा वो राजनाथ सिंह का जो बेटा है उनको दे दिया, ठीक है। राजनाथ सिंह का बेटा बन गया अब कौन, तो अब BCCI का सचिव। और अमित शाह का जो बेटा BCCI का सचिव था वो अब ICC घुस गया। कहां घुस गया, ICC, यानी मलाई छांकी है अब, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, RBI के उप गवर्नर की संख्या कितनी है, 4। NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब सवाल पूछता है। पिछला बार NTPC में पूछा था कि RBI के गवर्नर की संख्या कितनी होती है, RBI के उप गवर्नर की संख्या कितनी होती है, तो 4। यानी एक मुख्य गवर्नर है और उप गवर्नर कितना है वर्तमान में, तो 4 है। 4 में से चारों का नाम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। एक है स्वामीनाथन, दूसरा है आपका
शंकर, और तीसरा है आपका राजेश्वर, और चौथा है देवव्रत पात्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो याद रखिएगा बीसीसीआई के जो चयन समिति का अध्यक्ष हैं कौन है? तो बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। और जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वह गौतम गंभीर हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं अमोल मजुमदार। कौन है? अमोल मजुमदार। कौन है? अमोल मजुमदार। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के बताना है आपको कि भारतीय अगर आपको बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा थॉमस बाक। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वह देवेंद्र झाझड़िया है। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। याद रख देवेंद्र झाझड़िया। हाँ, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से है। देवेंद्र झाझड़िया किससे है? तो भाला फेंक से है। देवेंद्र झाझड़िया किससे है? भाला फेंक से, याद रखेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ओलंपिक का अध्यक्ष थॉमस बाक हो गया। वहीं बात करते हैं ओलंपिक में इस बार भारत का स्थान कितना आया? तो याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वां है। कितना है? 71वां है। और पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? 126 पदक के साथ, तो याद रखिएगा अमेरिका का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कि अपने सेशन को जो है कि ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। बताइएगा आप लोग, कुछ देर पहले आपको हम सवाल पूछे थे द इनसाइडर नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में दीजिएगा, और जरूर दीजिएगा अधिक से अधिक छात्र जो है कि जितना देखते हैं आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। उसके बाद फिर आपका और अगले दिन आपका नाम भी लिया जाएगा। आप लोग जो है कि बताइएगा द इनसाइडर नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा है। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा अरुंधति राय। और इनको बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो आपको बहुत बार बताए हैं द वेटिंग फॉर ए वीजा जो आत्मकथा है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वहीं इसका और भी पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जैसे अछूत कौन और कैसे। वहीं इस और इनका बताए थे आपको जो है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट यानी जाति, जाति करके आएगा तो मारिएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। वहीं इनका एक और पुस्तक है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। आप लोग नाम सुनेंगे, बुद्ध का नाम सुनेंगे, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। और कार्ल मार्क्स समझे जान रहे होंगे, कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी से था। ये जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो, बहुत फेमस इनका नारा था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने। और इनका एक पुस्तक बहुत फेमस है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का ये नारा है आपका दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। और जानते हैं कार्ल मार्क्स का रिलेशन जो था वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि जब भारत में ट्रेन चली थी ना, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। लेकिन जब वो चली थी तो उनके बाद उनका कथन था कि भारत में रेलवे एक ऐसा चीज है जो सभी जाति धर्म के लोगों को एक जगह ला के रख दिया। अब देखिएगा, जैसे अभी भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पता है कि कौन जो है कि आपका यादव है, कौन जो है कि आपका कुशवाहा है, कौन आपका जो है कि शाह है, तो आपको पता तो नहीं चलता है। तो इसका या फिर कौन जो है कि सिख है, कौन ईसाई है, तो वो तो उतना पता नहीं चलता है। और पता भी रहता है तो आप जो है कि आराम से भाईचारा के हिसाब से चलते हैं, और चलना भी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेन ही एक ऐसा चीज है भारत के अंदर में जो कि आपको सभी धर्म के लोगों को एक जगह ला के खड़ा कर दिया। समझ सकते हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन जब वहीं पर हम लोग जो है कि मस्जिद जाने से
से थोड़ा कतराते हैं हिंदू धर्म के लोग, और मुस्लिम लोग भी जो है कि आपका इसमें मंदिर में आने से कतराते हैं। इसका मतलब एक ट्रेन ही या रेलगाड़ी ही एक ऐसा जगह है जहां पर सभी धर्म के लोग आके जो कि आराम से सफ़र कर सकते हैं और करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि द अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग को हम रिकॉल करवा रहे हैं। द अनटचेबल कल बताए थे कि जब आदमी को दो गो हो जाता है, एक लड़का एक लड़की, तो वह सोचता है कि अब हम अनटचेबल रहेंगे, यानी टच नहीं करेंगे। और बताए थे कि उसी में आप क्या हो जाएगा, आनंद हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, आनंद। यानी याद रखिएगा, आपको हम वहां पर दो पुस्तक बताए थे, द लास्ट चाइल्ड और द अनटचेबल। दोनों के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मुल्कराज आनंद। और बताए थे अनफिनिश्ड। जब अगर प्रियंका चोपड़ा यहीं पर अगर फिनिश्ड कर देते हम लोग, तो इसका मतलब क्या वो विदेश जाती, नहीं जाती। इसका मतलब अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा। कौन है, प्रियंका चोपड़ा। वहीं आपको हम बताए थे, वहीं आपको बताए थे करण जौहर का पुस्तक। ठीक है, करण जौहर का पुस्तक, करण जौहर का पुस्तक है। आपको पता है करण जौहर जो है फिल्म जगत में एक बहुत बड़े डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनका एक चलता है शो जो है कि आपका कॉफ़ी विद करण चलता है, कॉफ़ी विद करण करके चलता है। करण जौहर का जो है कि वो क्या कहते हैं उसको, करण जौहर का आपका चलता है शो चलता है। तो उसमें से आप लोग को पता है कि करण जौहर जो है अभी तक शादी नहीं किया और उनका एज लगभग 50 साल क्रॉस कर चुका है, समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि वो सूटेबल बुआ है कि अनसूटेबल बुआ है। तो आप बोलिएगा अनसूटेबल बुआ है, यानी उसके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी तो वो सूटेबल नहीं बैठ रहा है आदमी के लिए, वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपको कल भी बताए थे कि ये कुछ दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि हम जो है कि शादी करने योग्य नहीं है, ठीक है, या फिर हम रिश्ता बनाने योग्य नहीं है। तो इसका मतलब जरूर कुछ डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि अनसूटेबल बुआ है, अनसूटेबल। सूटेबल रहेगा तो कमे बन जाता, लेकिन अनसूटेबल बुआ है। तो अनसूटेबल बुआ ऐसे पहले बताए। अनटचेबल, टचेबल में आनंद, टचेबल में आनंद, ठीक है। लास्ट चाइल्ड के बाद आदमी अनटचेबल हो जाता है, आनंद हो जाता है वो, ठीक है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब दो गो बेटा बेटी है, आराम से पढ़ाई लिखाएंगे, जिंदगी काटेंगे। लेकिन आपका जो करण जौहर बेचारा है ये अनसूटेबल बुआ है। तो याद रखिएगा अनसूटेबल बुआ पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा करण जौहर। वहीं आपका अनटचेबल कौन है, आनंद। वहीं आप याद रखिएगा, यहीं तक काम ना, एक और पुस्तक आपको दे रहे हैं इसी तरह का, कंफ्यूजन, बहुत हाईलाइट पुस्तक है। याद रखिएगा ए सूटेबल बुआ है। अच्छा, फिट फाट लड़का, एकदम स्मार्टनेस। तो इसका मतलब जब ए सूटेबल बुआ हो जाएगा तो वह सेठ के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, सेठ के रूप में रहेगा। तो याद रखिएगा ए सूटेबल बुआ पूछेगा तो विक्रम सेठ मारिएगा। क्या मारिएगा, विक्रम सेठ। तो सूटेबल करके या टचेबल करके तीन पुस्तक फिर से रिकॉल। द अनटचेबल, अनटचेबल यानी झोल झाल नहीं, इसका मतलब आनंद वाला, यानी अब वो आनंद रहा है। वहीं अगर बात करते हैं आपका करण जौहर वाला, करण जौहर में अनसूटेबल यानी सूटेबल नहीं बैठ रहा है वो, लेकिन सूटेबल बुआ अगर रहेगा तो याद रखिएगा सेठ। अगर देखिए दो पुस्तक, अगर एक दुकान में अगर कोई काम कर रहा है जो है कि एक बहुत बड़ा सेठ महाजन काम कर रहे हैं, मतलब कि मालिक हैं, उसके यहाँ 4 गो लड़का काम कर रहा है, तो 4 लड़का जो रखते होंगे पूरा वो सूटेबल बुआ सब रखता है। कैसा रखता है, सूटेबल बुआ रखता है। और याद रखिएगा जब यहाँ पर बैठे हुए हैं सेठ साहब और बगल में एक गाना बज रहे हैं होम थिएटर में या फिर बजा बज रहे हैं, जब बजा बजेंगे तो सभी स्टाफ उसका जो है कि इक्वल म्यूजिक सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यानी कि सेठ के यहाँ जाके सूटेबल बॉय इक्वल म्यूजिक सुनता है, यानी इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक सेठ यानी विक्रम सेठ। कौन, तो भैया सूटेबल बुआ है, तो सूटेबल बुआ के भी कौन, तो याद रखेगा विक्रम सेठ। अनटचेबल का कौन, तो अनटचेबल मतलब आनंद यानी मुल्कराज आनंद। और उधर आपका अनसूटेबल यानी सूटेबल जो नहीं बैठ रहा है करण जौहर, कौन हो जाएगा, करण जौहर आप याद रखेगा। और अनफिनिश्ड का कौन हुआ, तो याद रखेगा प्रियंका चोपड़ा। क्या हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए आज के हम इस जबरदस्त से सेशन को यहीं पर जो है कि अब ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, आपसे विदा लेने का जो है कि हम अब आपसे हम चाहते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग से अब हम आगे मिलते हैं डेली के तरह, प्रतिदिन के तरह जो है कि रात के 10 बजे टेलीग्राम सेट पे। आप लोग अवश्य अधिक से अधिक मात्रा में जो है कि सेट लगाने का प्रयास कीजिए। आप अधिक से अधिक सेट लगाइएगा तो और भी हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक जाके बैठेगा, डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बस आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।